नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया में मार्क्स और लेनिन लूटे पिटे नाम हैं। कम्युनिस्ट वामपंथ के तमाम मॉडल उदारवाद पूंजीवाद के आगे ध्वस्त है। चीन के कम्युनिस्टों ने पूंजीवाद के बूते अपना जो माओवादी मॉडल बनाया है वह लड़खड़ाया और ढहने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में यदि भारत में गरीब के नाम पर लेफ्ट विचारधारा की तुताड़ी बजाएं तो उसे क्या कहेंगे। भारत का अपना समाजवाद कम्युनिस्ट शासन का अनुभव सत्यानाशी है। गरीबी हटाओ के नारों के जितने प्रयोग हुए उसके उल्टे नतीजे निकले हैं। गरीब और वामपंथ के नाम पर सरकारों ने जितना सरकारीकरण किया उससे देश लूटा। ताजा उदाहरण बैंकों का है। इंदिरा गांधी ने लेफ्ट के असर में ही 70 के दशक में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इन सरकारी बैंकों ने 40 सालों में नेता, अफसरों, कारोबारियों के नेक्सस में अरबों खरबों रुपए कर्ज देकर बट्टे खाते में डलवाए। अनेकों बार इन सरकारी बैंकों में सरकार ने पैसा उड़ेलकर इन्हें बचाया। आज फिर ये दिवालिया होने के कगार पे है। ऐसा संकट प्राइवेट बैंकों के आगे नहीं है। इसलिए जेएनयू में कन्हैया, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी यदि मार्क्स, लेनिन, समाजवाद, साम्यवाद के लूटे पिटे मॉडल से मोदी सरकार का विकल्प पेश कर रहे हैं तो क्या वह भारत के लोगों को रास आएगा? क्या नरेंद्र मोदी की विकास की बातों के आगे कन्हैया, येचुरी, राहुल गांधी की लेफ्ट जुमलेबाजी जनता में हिट बनेगी? विपक्ष लड़ाई को विचारधारा की तरफ ले जा रहा है। राहुल गांधी ने नरसिम्हा राव के वक्त के आर्थिक सुधारों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अप्रोच को छोड़कर अपने को जनवादी एनजीओ की आर्थिक सोच में ढाला है। मोदी विरोधी अंग्रेजीदा मीडिया ने कन्हैया के भाषण को हाईलाइट कर लेनिन मार्क्सवाद में आर्थिक आजादी के जुमले उछाले हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। सरकार और विपक्ष में कमाल के दांव पेच चल रहे हैं। बजट सत्र का ये हफ्ता शुरू होने से पहले सरकार ने 1 दर्जन विधेयकों की सूची तैयार करके कार्य मंत्रणा समिति में रखी। सरकार ये दिखाना चाह रही थी कि ये विधायी कामकाज कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है। सरकार की ये रणनीति भांपकर विपक्ष ने रियल एस्टेट बिल पास करा दिया। इसे कांग्रेस की सरकार ने तैयार कराया था और ये सीधे आम लोगों को राहत देने वाला बिल है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस की जो रणनीति बना रहे हैं उससे भाजपा नेता खुश हैं। प्रशांत किशोर ने यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ पहली बैठक में कहा है कि उनकी लड़ाई भाजपा के साथ है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगली बार वे सीटें बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। उनका ये दाव मुस्लिम वोटों के लिए है। वे ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस ही भाजपा से लड़ रही है और देश भर के स्तर पर वही भाजपा का विकल्प है। जानकार सूत्रों के मुताबिक वे मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मदद करें, तभी कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले खड़ी होगी। इससे भाजपा खुश है, लेकिन सपा और बसपा के नेताओं की नींद उड़ी है। अगर कांग्रेस इस तरह ताकत लगाती है और मुस्लिम वोट बढ़ते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान है। लेकिन प्रशांत किशोर की मुश्किल ये है कि उत्तर प्रदेश में उनके पास न तो टीम है और न ही कोई चेहरा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी। प्रभारी महासचिव के रूप में मधुसूदन मिस्त्री काम करते रहेंगे। राहुल गांधी को उन पर भरोसा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल में प्रशांत किशोर और मिस्त्री जिलों का दौरा करेंगे। प्रशांत की एक मुश्किल ये होगी कि उनको आला कमान के बजाय प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को रिपोर्ट करनी होगी, जिसकी उनको आदत नहीं है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी कोई फेरबदल नहीं है और संगठन के पदाधिकारियों में भी शायद ही कोई बदलाव होगा। 19 मार्च से होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि वे इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने पिछले साल इसे छोटा करके सिर्फ 105 सदस्यों का कर दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कैबिनेट मंत्रियों में से स्मृति ईरानी इकलौती मंत्री हैं जिनको इसमें जगह नहीं मिली। इस बार माना जा रहा है कि उनको कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहरहाल जहाँ तक पदाधिकारियों की नियुक्ति या बदलाव की बात है तो अमित शाह ने किसी जानकार व्यक्ति
व्यक्ति से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि सब काम हो रहे हैं। उन्होंने ये संकेत दिया है कि ज्यादा से ज्यादा एक आध नए लोगों की नियुक्ति हो सकती है, यानी जो जहाँ काम कर रहा है वहाँ करता रहेगा। एक आध जो नई नियुक्ति का मामला है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव के लिहाज से किसी को राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। इससे ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। जानकार सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले तो अपनी टीम बनाई है। राजनाथ सिंह के कमान लेने के बाद करीब 6 महीने विचार विमर्श करके उन्होंने टीम बनाई। सो एक साल में ही टीम बदलने का कोई मतलब नहीं है। उनकी टीम में कोई बड़ा बदलाव तभी होगा जब नरेंद्र मोदी अपने कुछ मंत्रियों को संगठन में काम करने के लिए भेजें। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। शराब कारोबारी उद्योगपति विजय माल्या ने कहा कि वो कोई भगोड़ा नहीं है और वो देश के कानून का पालन करेंगे। आज सुबह एक अज्ञात स्थान से माल्या ने ट्वीट करके कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति हूँ, मैं भारत से बाहर अक्सर जाता रहता हूँ, मैं भारत से भागा नहीं हूँ और न ही मैं कोई भगोड़ा हूँ, ये सब बकवास है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सांसद होने के नाते देश के कानून का पूरा सम्मान करता हूँ और उसका पालन करूंगा। माल्या ने कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली सुदृढ़ और सम्मानित है, लेकिन मीडिया की ओर से कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए। माल्या ने मीडिया पर वार करते हुए कहा कि एक बार मीडिया किसी के पीछे पड़ जाता है तो एक ऐसी प्रचंड आग पैदा कर देता है जिसमें सत्य और तथ्य जलकर खाक हो जाते हैं। गौरतलब है कि उद्योगपति विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन नहीं चुकाने के चलते कानूनी कार्रवाइयों का सामना कर रही हैं। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार शराब कारोबारी उद्योगपति विजय माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने देश छोड़कर भागने वाले विजय माल्या को 18 मार्च को सामने हाजिर होने का आदेश दिया है। विजय माल्या के देश छोड़ भागने को लेकर गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन के दोनों सदनों में और बाहर भी काफी आरोप प्रत्यारोप हुआ। गौरतलब है कि राज्यसभा के अटेंडेंस रिकॉर्ड के मुताबिक विजय माल्या 1 मार्च को राज्यसभा में मौजूद थे और अगले ही दिन यानी 2 मार्च को वे देश से भागने में कामयाब हो गए। माल्या 2 मार्च को जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली से लंदन गए। विजय माल्या लंदन जाने के दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल के प्रीमियम प्लाजा लाउंज में एक महिला साथी के साथ 1 घंटे तक रुके भी थे। दिल्ली में यमुना के किनारे आज से शुरू हुए 3 दिवसीय श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन का विवाद खत्म हो गया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए जुर्माने को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा किश्तों में दिए जाने को लेकर मंजूरी मिल गई। एनजीटी 5 करोड़ के जुर्माने को आर्ट ऑफ लिविंग से किश्तों में लेने को तैयार हो गया। आर्ट ऑफ लिविंग ने आज 25 लाख रुपए जुर्माना भरे और बाकी 4 करोड़ 75 लाख रुपए 3 हफ्तों में भरेगी। इससे पहले गुरुवार को श्री श्री रविशंकर ने कहा था कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ लेकिन जुर्माना नहीं भरूंगा। गौरतलब है कि एनजीटी ने बुधवार को श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन करने को लेकर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और गुरुवार को शाम 4 बजे तक जुर्माने को डीडीए के पास जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन इस समय सीमा को आज शाम तक कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इशरत जहां मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हम जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट पहले से ही सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको गुजरात हाईकोर्ट जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि इशरत मामले में हलफनामा बदलने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री, गृह सचिव और बाकी अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाए और साथ ही इस केस के आरोपी गुजरात पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मामला रद्द किया जाए। जनहित याचिका में मांग की गई थी कि इन आरोपी पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार भी दिया जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि हेडली के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। साम्यवाद और समाजवाद की विचारधारा को दुनिया में जितना मौका मिला उसका यदि हिसाब लगाएं और आज की दशा सोचें तो समझ आएगा कि मानव इतिहास की नंबर 1 फेल विचारधारा मार्क्स लेनिन का मॉडल है। इस विचारधारा से तानाशाही करोड़ों लोगों के नरसंहार का इतिहास है, पर उसी से अपने नक्सलवादी आजादी का ख्याल पाले हुए हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की घटना और सीपीआई के छात्र इकाई एआईएसएफ के नेता कन्हैया कुमार के एक परिघटना के तौर पर उभरने से देश में एक नई बहस छिड़ी है। कन्हैया ने अपने भाषणों में बहुत तीखे अंदाज में सैनिकों के साथ साथ किसानों के मरने का मुद्दा उठाया, मानवाधिकारों के बहाने कश्मीरी आवाम की आकांक्षाओं को आवाज दी और शोषण, दमन, गरीबी, भुखमरी से आजादी का ऐलान किया। एक स्तर पर कन्हैया ने आजादी को एक ऐसा तराना बना दिया जिसे अरविंद केजरीवाल से लेकर तरुण गोगोई तक सब गुनगुनाने लगे। इससे
भारत की उदार और वामपंथी विचारधारा को नए जुमले मिले हैं। ये बहस नए सिरे से शुरू हुई है कि मौजूदा सरकार के मुकाबले वामपंथी विचारधारा के लिए भारत में जगह बन सकती है। हालांकि राहुल गांधी ये राजनीति पहले से कर रहे हैं। उन्होंने पहले से नरेंद्र मोदी की सरकार को सूट बूट की सरकार बताकर उसके ऊपर हमला किया हुआ है। उन्होंने अपने को एनजीओ बिरादरी का झोला छाप राजनीति का प्रतीक बनाया है। अब सीपीआई और सीपीएम के नेता या समाजवादी सोच वाली पार्टियों और अरविंद केजरीवाल फिर से मार्क्स लेनिन के सिद्धांतों के अच्छे दिन लौटने की उम्मीद करने लगे हैं। सवाल है कि क्या भारत में अब ऐसी राजनीति की गुंजाइश बची है? समय के साथ साथ भारत में कम्युनिस्ट राजनीति खत्म हुई है। इसका कोई वैचारिक कारण नहीं है, बल्कि 90 के दशक में जिस मंडलवादी राजनीति का उदय हुआ उसने वामपंथ को कमजोर किया। इससे ये भी जाहिर होता है कि वामपंथी राजनीति काफी हद तक पिछड़ी जातियों की राजनीति पर आधारित थी। तभी बिहार में लालू प्रसाद और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के उभार ने इस राजनीति को खत्म किया। अब पश्चिम बंगाल और केरल में भी वाम मोर्चे के सामने अस्तित्व का संकट है। तभी उन्हें अपने को री इन्वेंट करने की जरूरत महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि जेएनयू या हैदराबाद यूनिवर्सिटी की घटना से जो बहस शुरू हुई है उसे चुनावी राजनीति का भी हथियार बनाया जा सकता है। ये संभव भी है। इसका कारण ये है कि देश में जिस तरह आर्थिक विषमता बढ़ी है और गरीबी का विस्तार हुआ है, उससे बराबरी लाने और सबको आर्थिक आजादी दिलाने का नारा चल सकता है। आखिर अमेरिका जैसे देश में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए मुकाबला कर रहे बर्नी सैंडर्स ने इन्हीं नारों के सहारे हिलेरी क्लिंटन को नाक चने चबवा दिए हैं। उनका नारा अमीरों की लूट बंद करने और गरीबों को बराबरी पर लाने का है। बुनियादी रूप से ये नारा वामपंथी राजनीति से निकला है। भारत में इस नारे पर राजनीति करने या मार्क्स लेनिन के दर्शन को राजनीतिक धरातल पर उतारना मुश्किल है। इसका कारण लेफ्ट पार्टियों का अपना राज रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 3.5 दशक में जैसी राजनीति की, उससे क्षमताओं पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सैद्धांतिक रूप से भी उन्होंने जिस आर्थिक दर्शन को आगे बढ़ाया वह अंततः गरीबी फैलाने वाली और सारे उद्यमों का भट्टा बैठाने वाली साबित हुई। इसके मुकाबले उदार आर्थिक व्यवस्था ने आम लोगों का ज्यादा कल्याण किया। चीन, रूस से लेकर पूर्वी यूरोप के पुराने वामपंथी गढ़ में उदार अर्थव्यवस्था ने जड़ जमा ली। सो कांग्रेस हो या लेफ्ट या दूसरी समाजवादी पार्टियां, उनको विचारधारा के बजाय लोगों की आकांक्षाओं और बदलती समाज व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर राजनीति करनी होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद लेनिनवादी विचारधारा पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक विचारधारा की कसौटी में भूमंडलीकरण ने बहुत कुछ अप्रासंगिक बना दिया है। 20वीं सदी की विचारधाराएं आउटडेटेड है और दुनिया धर्म केंद्रित सभ्यताओं के संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। आर्थिक मॉडल में ले देकर निज उद्यम, दक्षिणपंथ, उदारीकरण ही सफलता की प्रमाणित व्यवस्थाएं लिए हुए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ल है। शुक्ला जी, सीताराम येचुरी बहुत उत्साहित है। कन्हैया के रूप में उन्हें वामपंथ को फैलाने वाला एक नया प्रचारक मिला है और कन्हैया ने लेनिन के हवाले आर्थिक आजादी का जो मॉडल वापस अपनाने की जो जरूरत बताई है, उसको मीडिया ने जिस तरह लपका है, उससे क्या लगता है कि भारत में साम्यवाद की वापस हवा बन सकती है? अब देखिए, इसमें 2-3 चीजें आपने कही कि सीताराम येचुरी का नाम लिया, फिर कन्हैया का नाम लिया। अगर सीताराम येचुरी ये मानते हैं कि कन्हैया उनको कुछ पोल वगैरह जो इलेक्शन 5 स्टेट में होने जा रहे हैं वहाँ कुछ हवा दे सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात सीताराम जी को माननी पड़ेगी कि वो फेल हो चुके, खुद इर्रिलेवेंट हो गए। खुद इर्रिलेवेंट हो गए। अब रहा कन्हैया की बात। नहीं, कन्हैया नहीं, उसके ज्यादा विचारधारा पे आइए आप। विचारधारा पर भी सबसे बड़ी बात है, कन्हैया को चाहिए कि अपने गांव बिहट में अपनी विचारधारा चला करके ये देखे कि मजदूर वर्ग उनके खेतीहर वर्ग को कितनी मदद करते हैं। तो ले दे करके आप, ये एक तरीके का रोमांटिसिज्म है, रोमानी अंदाज है, हाँ, जो घूम फिर करके हर गरीब देश में आता है। इसको व्यवहार में, ठोस में, दुनिया के पैमाने पर साम्यवाद, मार्क्स लेनिन को अगर आप करें तो उसकी कार्ल मार्क्स को अलग रखिए, अपने राजनीतिक उस्ताद लोगों की बात, लेनिन की बात, स्टालिन की बात, वो अपना माओ साहब जिनके नाम पर बड़ा आंदोलन चलता है, इनके अपने देश में तो लेनिनवाद खत्म हो गया, रशिया में, चाइना में माओवाद कितना बचा है आपको पता ही है। ले दे करके सिर्फ
अमेरिकन सिस्टम नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी जो ये है अमेरिका का जो असर है, पूंजीवादी मॉडल को अपना तानाशाही के साथ अपनाया, माइनस डेमोक्रेसी। हाँ, दो चीज फंडामेंटल थी बाबा कार्ल मार्क्स ने जो कही थी, हाँ, कि कैपिटल का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा और उसके साथ मजदूरों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। देखिए, कैपिटल का अंतर्राष्ट्रीयकरण तो हो चुका, लगभग प्रोसेस कंप्लीट है। हाँ, कैपिटल कहीं भी आ रही है, जा रही है, थोड़ा सा जो नेशन स्टेट है उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, लेकिन वर्कर्स का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण होना था वो एक फेज तक तो यूरोप में हुआ, वो सोशल डेमोक्रेट्स के अंतर्गत। हाँ, जब यूरोप सोशलिस्ट था तो वहाँ पर पूरी जो उनकी वर्कर्स यूनियन थी, पश्चिमी यूरोप खास करके, वहाँ पर उनका एक तरीके से यूरोपियनाइजेशन आप कह सकते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हुआ, यूरोपियनाइजेशन हुआ। और उससे फायदा ये हुआ था कि जॉर्ज साहब को जब इमरजेंसी में रखा, वो समाजवादी आंदोलन का मामला था, वो सारी बातें नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सवाल जो कि 20वीं सदी एक तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा जिसमें हावी रही, उस 20वीं सदी ने तमाम तरह के साम्यवादी समाजवादी प्रयोग कर लिए, उसका अंत निचोड़ में क्या आज इसकी तो बनती व्यवहारिकता? नहीं, कोई व्यवहारिक, देखिए, नहीं तो फिर ये गलतफहमी क्यों? व्यास जी, देखिए, सिर्फ 20वीं शताब्दी से नहीं, ये तो 1850 से चल रहा है ना। 1850 से चलते चलते जब रशिया का कोलैप्स हुआ 90s में, हाँ, उस समय तक चला। उसके बाद अब देखिए क्यूबा में क्या हो रहा है, क्यूबा क्या, वियतनाम क्या और चाइना क्या, ये एक तरह से सब अधिनायकवादी पूंजीवाद है। तो ये तो चलने ही वाला नहीं है। ठीक है, अब चलाना हिंदुस्तान में, देखिए, हिंदुस्तान विश्वास पर चलता है, अपना देश जो है। इसके साथ में ये कि क्योंकि एक बौद्धिक विमर्श पर देखा जाए तो देश के नेशन पे, दिल्ली के अंदर, सोशल मीडिया, बाकी मीडिया के अंदर, या जिसमें बौद्धिक जनों में ये जो एक उबाल आया है, कढ़ाई में जो जैसा उबाल आता है कढ़ी में, वो उस उबाल की वजह क्या, बुनावट की वजह क्या माने? मैं कोई उबाल नहीं देख रहा हूँ। उबाल ये है, ये सिर्फ देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, दो चीजें, ये राजनीतिक मामला हो चुका है जी। अब इसमें नहीं तो राजनीतिक विचारधारा में लेफ्ट कैसे प्रासंगिक हो सकता है? वो इसलिए कि अपने रागा साहब जो है, राहुल गांधी साहब जी, वो भी वही भाषा बोल रहे हैं जो कम्युनिस्ट बोलते हैं जी। तो ले दे करके अच्छा, चूंकि नरेंद्र मोदी उसमें सपाट एक दूसरे किनारे पर खड़े हैं जी, हाँ, तो इनको लगता है कि हम इस भाषा का प्रयोग करके जितने गरीब, मतलब ये है कि ये कुल मिला के एक बौद्धिक दिवालियापन है जिसमें पुराने बाहर के जुमले उठा के काम करने की बात जी, और कुछ नहीं है। ये कोई खास अंतर पड़ता नहीं है, और इन सब चीजों का असर अब मजदूरों पर भी नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या सचमुच में एक आम आदमी के अंदर, मैसेज में, वो जो जनवादी विचारधारा है वो ग्राह्य होके उसकी अपील बन सकती क्या? नहीं बन सकती है। मिडिल क्लास के सामने आज बहुत समस्याएं हैं जी, हाँ, और आपको वो हकीकत जानता दुनिया की खुली गई, इसलिए वो देख चुके हैं कि ये, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वही तो रेवोल्यूशन का झंडा आगे लेकर के चलेगा। बुर्जुआ, जिसको ये कम्युनिस्ट भाषा में कहते हैं, बुर्जुआ जो फ्रेंच में मतलब है मिडिल क्लास, तो उनको उन्होंने देख लिया कि देश में इतने सालों में, 70 सालों में ये सोशलिज्म के नाम पर क्या क्या हुए हैं, क्या क्या खेल खेले गए हैं, तो दे आर नॉट, वो कोई इम्प्रेस्ड नहीं है। और आप देख नहीं रहे कि कन्हैया 5 साल के बाद आप देखिएगा कि वो कोई दूसरी भाषा बोलते हुए नजर आएंगे। ये समय की बात है, अभी बोलने दीजिए, क्योंकि बेचारे जेल से निकले हैं। ठीक है, वो तो उसमें, हाँ, और उनको सपोर्ट करने वाले लेफ्ट में हैं, और ऐसे भी उनकी एफिलिएशन हमेशा शुरू से ही ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। लेकिन कुल मिलाकर मुकुल जी, लेफ्ट की विचारधारा भारत जैसे देश के अंदर और उसके मध्य वर्ग में ग्राह्य नहीं हो सकती। ये जब देखिए 70 साल में नहीं हुई, हाँ, तो आज तक आप एक मुझे उदाहरण दीजिए जहां पर डेमोक्रेसी हो और कम्युनिज्म हावी हुआ हो जी। आज तक दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर डेमोक्रेसी हो और उसमें कम्युनिज्म हावी हो गया हो। जी मुकुल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।